हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स गुजरात स्पेसिफिक दिसंबर मंथ के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का टेंटेटिव लिस्ट यूनेस्को के द्वारा निकाला गया है और उसके अंदर भारत के 3 लोकेशन का नाम इस बार ऐड हुआ है। कौन कौन से? वडनगर टाउन, मोढेरा सन टेम्पल और उनाकोटी स्कल्पचर्स। तो ये 3 लोकेशन में से 2 लोकेशन गुजरात के हैं, उनके बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 3 न्यू कल्चरल साइट्स इन इंडिया हैव बीन एडेड टू द प्रोविजनल लिस्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। राइट। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी अनाउंस किया है कि भारत के 3 नए लोकेशंस जो कल्चरल साइट्स है भारत के, बराबर ना, उनको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट के अंदर अभी शामिल किया गया है। राइट। कौन कौन से 3 लोकेशन? सन टेम्पल मोढेरा, वडनगर एक शहर का नाम है जो विच इज ऑल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। राइट। और रॉक कट स्कल्पचर्स ऑफ द उन्नकोटी। राइट। तो उनके बारे में बात करते हैं। अगर मैं तीनों लोकेशन के बारे में आपको डिटेल में बताऊं तो उसमें से फर्स्ट है सन टेम्पल मोढेरा के बारे में। सन टेम्पल इन द मोढेरा इज डेडिकेटेड टू द सूर्य देव एंड इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द पुष्पावती रिवर। पुष्पावती रिवर कौन सी नदी के ट्रिब्यूटरी है? रिवर रूपन की। राइट। अगर मैं इस मंदिर के कंपोनेंट्स के बारे में बात करूँ तो द मेन टेम्पल श्राइन, गर्भगृह, अ हॉल, घड़ मंडप एंड आउटर हॉल और असेंबली हॉल, सभा मंडप एंड अ सेक्रेड पुल जिसको हम बोलते हैं कुंड, नाउ नॉन एज अ रामा कुंड, बराबर ना। तो ये उसके मेन कंपोनेंट्स हैं। और ईस्ट फेसिंग टेम्पल, ये जो टेम्पल है ना वो ईस्ट फेसिंग है, इस बिल्ड ऑफ द ब्राइट येलो सैंडस्टोन, बराबर ना। राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है उसके थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, बराबर ना। तो सन टेम्पल सूर्यदेव को डेडिकेट किया गया है, बराबर ना। उसके अलावा पुष्पावती रिवर के बैंक के ऊपर है, वो ट्रिब्यूटरी है रिवर रूपन की। उसके 3 मेन कंपोनेंट्स आपको याद रखने हैं, गर्भगृह, गढ़ मंडप, सभा मंडप, बराबर ना, और कुंड। उसके अलावा ये टेम्पल है ईस्ट फेसिंग है, बराबर ना। ओके ओके ओके। अगर मैं ये तीसरे लोकेशन रॉक कल्ट स्कल्पचर्स एंड रिलीव ऑफ द उन्नकोटी की बात करूँ, कहाँ पे स्थित है? त्रिपुरा के अंदर। यहाँ पे किसकी पूजा की जाती है? भगवान शिव की पूजा की जाती है। और उन्नकोटी इज लोकेटेड इन द रघुनंदन हिल्स अबाउट द 180 किलोमीटर्स फ्रॉम द अगरतला, इज होम टू द मैसिव रिलीव स्कल्पचर्स फ्रॉम द 8th and 9th सेंचुरीज के, बराबर ना। ये यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे स्कल्पचर्स मिलते हैं, बराबर ना। ओके ओके। अगर मैं इस न्यूज़ के की पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो अभी तक भारत के अंदर ये यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट के अंदर 52 साइट्स शामिल की गई है। देखो, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वो रिकमेंड करती है यूनेस्को को कि भाई ये हमारी हेरिटेज साइट है, बराबर, आप उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर उनका नाम शामिल कर सकते हो। मतलब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक टेंटेटिव लिस्ट प्रोवाइड करती है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर अपनी हिस्टोरिकल साइट्स को शामिल करने के लिए, बराबर। तो अभी तक 52 साइट्स हैं ऑन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ द यूनेस्को, बराबर ना। और उसमें 6 इंडियन साइट्स को तो 2022 के अंदर ही ऐड किया गया है, बराबर ना। उसके अलावा यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भारत के कितनी है? 40 साइट्स है, बराबर ना। उसमें से 32 तो कल्चरल साइट्स है, सच एज आगरा फोर्ट इन द उत्तर प्रदेश, ताजमहल इन द उत्तर प्रदेश, हड़प्पन एरा साइट एट द धोलावीरा इन गुजरात, बराबर ना। फिर एलिफेंटा केव्स इन द महाराष्ट्र, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली, बराबर ना। फिर महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन द बोध गया इन बिहार, बराबर ना। तो ये इसमें से कुछ साइट्स हैं, बट टोटल 40 साइट्स हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर, बराबर ना। और टेंटेटिव लिस्ट के अंदर कितने साइट्स हैं? 52, बराबर ना। ओके। अगर मैं यूनेस्को की बात करूँ तो डायरेक्टर जनरल कौन है उसके? ऑड्रे अज़ौले। 1945 के अंदर उसको एस्टैब्लिश किया गया था, बराबर। उसके 193 मेंबर्स हैं। ओके, चल हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। नाम से ही पता चलता है
कि ये ट्रेडिशनल मेडिसिन, मतलब ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन का मतलब है आयुर्वेदा के ऊपर, नेचुरोपैथी, यूनानी, योगा, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। और भारत दुनिया के बाकी के देशों के कंपैरिजन के अंदर ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर पहले से ही बहुत आगे है। इसके लिए ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन WHO के द्वारा ये जामनगर गुजरात के अंदर एस्टेब्लिश होने वाला है। WHO की पहली सब्सिडरी कि जो उसके हेडक्वार्टर के बाहर में एस्टेब्लिश की जाएगी। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। तो उसकी पहली सब्सिडरी जो उसके हेडक्वार्टर के बाहर जामनगर गुजरात के अंदर एस्टेब्लिश की जाएगी और उसका नाम क्या है? ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन। और ये इंडिया के लिए क्यों इतने इम्पोर्टेंट है? एक तो भारत के अंदर एस्टेब्लिश हो रहा है और उसके अलावा भारत के द्वारा इस सेंटर को बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। कितने डॉलर का? $250 मिलियन का। $250 मिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत ने किया है ये ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन को बनाने के लिए। इस इन्वेस्टमेंट के अंदर जो भारत ने लैंड प्रोवाइड की है वो भी आ गया। उसके अलावा ये सेंटर बनने के बाद 10 साल तक उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट भारत करेगा, राइट? भारत के ऊपर आएगा, राइट? तो $250 मिलियन का यहाँ पे इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया है ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन के पीछे, राइट? कहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा है? जामनगर गुजरात के अंदर। और ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर जितने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होंगे, जितने के अप्रूवमेंट्स होंगे, बराबर ना, और जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन एस्टेब्लिश किए जाएंगे, बराबर ना, वो पूरे WHO के मेंबर कंट्रीज को फॉलो करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, हाँ, यहाँ पे मैंने बात की है कि ये जो ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन वो हेल्प करेगा टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग लिंकेजेस अमंग द मेंबर स्टेट्स ऑफ द WHO. It would emerge as a global wellness center that would be promote the development of the traditional medicine, medications and research and increase the evidence-based research, training and awareness about the traditional medicines. बराबर ना? तो ये लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करेगा और उसके अलावा वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लॉन्च करेगा वो सभी मेंबर कंट्रीज को फॉलो करना पड़ेगा, राइट? अगर मैं इंडिया की इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो मैंने जैसे आपको बताया कि इंडिया कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, $250 मिलियन इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन के अंदर, बराबर ना? और दिस इंक्लूड्स 35 एकड़ ऑफ द लैंड इन द जामनगर फॉर अ न्यू बिल्डिंग एंड प्रीमाइसिस इन 2024, 2024 तक पूरा नया बिल्डिंग बन जाएगा इस सेंटर का, राइट? एंड 10 साल के लिए ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो रनिंग कॉस्ट होगा वो भी इंडिया खर्च करेगा उसके ऊपर, राइट? और टेम्पररी ऑफिस 2024 तक की जो टेम्पररी ऑफिस है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश की जाएगी? एट द इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन द आयुर्वेदा और WHO कोलाबरेटिंग सेंटर एंड इंस्टीट्यूट ऑफ द नेशनल इंपोर्टेंस व्हाइल द न्यू सेंटर इज बीइंग डेवलप्ड, बराबर ना? जब तक नया सेंटर डेवलप नहीं होता तब तक WHO के साथ कोलाबरेट करने वाला एक सेंटर है भारत के अंदर, उसका नाम क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन द आयुर्वेदा। वहाँ पे इसका सेंटर एस्टेब्लिश किया जाएगा, टेम्पररी ऑफिस एस्टेब्लिश की जाएगी, बराबर ना? 2024 तक। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि PNB हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने भी लॉन्च किया है होम लोन स्कीम रोशनी फॉर द टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज़। उसके बारे में बात करते हैं कि PNB हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इंट्रोड्यूस अ लो कॉस्ट होम लोन प्रोग्राम नेमली रोशनी, enabling the individuals from the tier 1 and tier 2 cities to apply for the loan ranging from 5 lakh to rupees 30 lakh, राइट? तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होती है, बराबर ना? देखो, बैंक और NBFC दोनों में डिफरेंस क्या है? बैंक भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, NBFC भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, बराबर, लेकिन ये कुछ लिमिटेड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और उसके अलावा ये ऐसी संस्था है जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है लेकिन वो बैंक नहीं है, इसको क्या बोलते हैं? NBFC। और NBFC के बहुत टाइप्स है और उसमें से एक टाइप है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो क्या करती है? होम लोन प्रोवाइड करती है, बराबर ना? होम लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है? तो अभी PNB हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने एक लोन स्कीम, होम लोन स्कीम लॉन्च की है, उसका नाम है रोशनी,
जहाँ पे 5 लाख से 30 लाख तक की लोन, जो लो कॉस्ट लोन है, वो टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ के लोग इजीली उसको अवेल कर पाएंगे। थ्रू दिस स्कीम, PNB हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इज कमिटेड टुवर्ड्स द हाउसिंग फॉर ऑल मिशन अमंग द सेंट्रल गवर्नमेंट। हमको भी पता है कि हाउसिंग फॉर ऑल ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक गोल है, बराबर ना। तो इस गोल को अचीव करने के लिए PNB हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने ये स्कीम को लॉन्च किया है कि लो कॉस्ट लोन सभी तक पहुँचे। होम लोन, लो कॉस्ट होम लोन टायर 1 और टायर 2 सिटीज़ के अंदर लोग इजीली ले पाए, बराबर ना। अगर मैं इस न्यूज़ के की पॉइंट्स के बारे में बात करूं तो दिस लॉन्च इज इन लाइन विद द PNB हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज लॉन्ग टर्म गोल ऑफ इनेबलिंग एंड असिस्टिंग एन इंडिविजुअल टू परचेस अ होम। Recently, the company opened the branch offices focused on the Roshni in the following cities: Barabanam, Chennai, Coimbatore in Tamil Nadu, Ghaziabad, Lucknow, Varanasi in उत्तर प्रदेश, हैदराबाद तेलंगाना, इंदौर उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर, राजकोट गुजरात एंड मुंबई नागपुर इन पुणे इन महाराष्ट्र, बराबर ना। तो PNB हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के द्वारा जो उसके जो ऑफिसेज हैं इस सिटीज़ के अंदर, बराबर ना, वहाँ पे रोशनी स्कीम लॉन्च की जाएगी, बराबर ना। तो प्रोग्राम ऑफर्स अ वेराइटी ऑफ द लोन्स फॉर द सेल्फ बिल्डिंग, होम एक्सपेंशंस एंड रिनोवेशंस, प्लॉट परचेसेस combined with the construction loans against the property and the purchase of the property investment, बराबर ना। तो यहाँ पे अगर आपको बिल्डिंग बनानी है, हाउस होम को रिनोवेट करना है, हाउस एक्सपेंशन करना है, बराबर, प्लॉट परचेस करना है, ये सभी पर्पस के लिए आपको लोन दी जाएगी। कि कौन सी लोन एप्लीकेशंस एलिजिबल होगी फॉर रोशनी लोन के लिए, बराबर ना, कि जो पहली बार कोई लोन ले रहे हैं उनको भी यहाँ पे लोन मिल सकेगी। जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, बराबर ना, विदाउट अ प्रोफेशनल रोल, जो सैलरीड है, बराबर ना, सैलरी कौन कितनी सैलरी तक से कितनी सैलरी तक यहाँ पे लोन मिल सकती है, कि जिसकी सैलरी 10,000 रुपीज़ पर मंथ होगी, पूरे फैमिली की सैलरी, बराबर, उसको भी ये लोन मिलेगी। और जो मिडिल इनकम ग्रुप कैटेगरी में आएंगे उनको भी ये लोन मिलेगी, बराबर ना। तो यहाँ पे जो टायर 1 एंड टायर 2 सिटीज़ के जो लोअर टू मिडिल इनकम ग्रुप कैटेगरी वाले हैं, बराबर ना, चाहे फिर वो सैलरीड पर्सन हो या तो फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो या तो फिर वो पहली बार लोन ले रहे हो, उनको ये होम लोन मिलेगी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो गोल है हाउसिंग फॉर ऑल उसको अचीव कर सके। और ये रोशनी स्कीम किसके द्वारा लॉन्च की गई है? PNB हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के द्वारा। और ये अभी कौन से ब्रांच ऑफिस के अंदर ये लॉन्च की गई है? तो चेन्नई, कोयम्बतूर, गाजियाबाद, लखनऊ, वाराणसी उत्तर प्रदेश, हैदराबाद तेलंगाना, इंदौर उज्जैन मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात और मुंबई नागपुर पुणे इन महाराष्ट्र, ये सिटीज़ के अंदर इसको अभी लॉन्च किया गया है इनिशियल फेज के ऊपर। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि रिलायंस ग्रुप ने अभी लॉन्च किया है FMCG ब्रांड इंडिपेंडेंस इन द गुजरात, उसके बारे में बात करते हैं। तो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, अ सब्सिडियरी ऑफ द रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, लॉन्च इट्स मेड फॉर द इंडिया फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस इन द गुजरात। The company will provide a selection of the goods under the Independence brand in a number of the categories including the staples, प्रोसेस्ड फूड्स एंड अदर डेली एसेंशियल्स। तो यहाँ पे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के अंदर एक ब्रांड नई एस्टेब्लिश की है रिलायंस ग्रुप के द्वारा गुजरात के अंदर। उस ब्रांड का नाम क्या है? इंडिपेंडेंस ब्रांड, बराबर ना, राइट। तो बहुत सारे जो एसेंशियल्स है, डेली एसेंशियल्स है, स्टेपल्स है, प्रोसेसिंग फूड्स है, बराबर ना, उसको ये इंडिपेंडेंस ब्रांड से गुजरात के अंदर सेल किया जाएगा रिलायंस ग्रुप के द्वारा। As it gets ready for the brand's national rollout, it also intends to make Gujarat a go-to-the-market state by fostering the excellence in the execution for its FMCG sector, बराबर ना। तो बहुत सिंपल न्यूज़ है कि अभी रिसेंटली कौन सी कंपनी के द्वारा, कौन से ग्रुप के द्वारा एक FMCG ब्रांड, फास्ट एंड मूविंग कंज्यूमर गुड्स ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया गया है गुजरात के अंदर रिलायंस ग्रुप के द्वारा, राइट। और जो कंज्यूमर रिलायंस का जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो बनाता है रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड उसके द्वारा, बराबर ना, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारी जो डेली एसेंशियल्स हैं, स्टेपल्स, प्रोसेसिंग फूड्स, बराबर ना, जो ये कंपनी के द्वारा बनाए जाएंगे, बराबर FMCG प्रोडक्ट्स, बराबर, उसको कौन सी ब्रांड से बेचा जाएगा गुजरात के अंदर? इंडिपेंडेंस ब्रांच के बाद, बराबर ना। और गुजरात के अंदर सक्सेसफुल पेनिट्रेशन के बाद फिर नेशनल लेवल पे भी इस ब्रांड को रोल आउट किया जाएगा। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली नेशनल कॉन्क्लेव हुआ था, किसके ऊपर?
सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग 2022। देखो, फार्मिंग अगर सस्टेनेबल करना है तो सॉइल की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके ऊपर एक कॉन्क्लेव हुआ था, कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर। इसके बारे में बात करते हैं। ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड सॉइल डे एंड द लाइन्स ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव, द नेशनल कॉन्क्लेव ऑन द सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट फॉर द सस्टेनेबल फार्मिंग वॉज inaugurated at the New Delhi by the Union Minister Narendra Singh Tomar, Minister of Agriculture and Farmers Welfare, and as its chief guest। तो ये नेशनल कॉन्क्लेव ऑन द सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली के अंदर। और वहाँ पे चीफ गेस्ट कौन थे? हमारे जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर है नरेंद्र सिंह तोमर, वो चीफ गेस्ट थे, बराबर ना। ओके, और ये जो वर्ल्ड सॉइल डे था, बराबर, तब 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे के तौर के ऊपर मनाया जाता है, और उसी दिन के ऊपर ये कॉन्क्लेव होता है न्यू दिल्ली के अंदर। और इस कॉन्क्लेव के बारे में बात करते हैं। It should be noted that World Soil Day was held on the campaign Soils Where Food Begins। कैंपेन क्या रखा गया था? सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस, टू रेज द अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ द मेंटेनिंग द हेल्दी इकोसिस्टम बाय एड्रेसिंग द चैलेंजेस इन द सॉइल मैनेजमेंट, इंक्रीजिंग द सॉइल अवेयरनेस एंड इम्प्रूविंग द सॉइल हेल्थ, बराबर ना। तो ये पूरे वर्ल्ड सॉइल डे 2022 का जो थीम रखा गया था, कैंपेन रखा गया था, वो क्या रखा गया था कि सॉइल्स वेयर द फूड बिगिंस। तो ये कैंपेन एक्चुअली इंपॉर्टेंस दिखाता है कि भाई सॉइल की हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, सॉइल के बारे में अवेयरनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, बराबर। इकोसिस्टम के अंदर वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो उसकी इंपॉर्टेंस दिखाता है ये कैंपेन। अगर मैं कॉन्क्लेव के हाइलाइट्स के बारे में बात करूँ तो ड्यूरिंग द कॉन्क्लेव पैनल डिस्कशंस वेर हेल्ड फॉर द सस्टेनेबल सॉइल मैनेजमेंट बाय प्रोड्यूसिंग द नेचुरल फार्मिंग। सॉइल मैनेजमेंट कैसे होगा मैक्सिमम, कि आप जितना नेचुरल फार्मिंग करेंगे ना तो उतना सॉइल हेल्दी रहेगा। हम जितना पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स वगैरह का यूज़ कम करेंगे, फर्टिलाइजर का यूज़ कम करेंगे, उतना सॉइल हेल्दी रहेगा। Penalties highlighted various governance strategies from the globe involving the vertical and horizontal integration of the policies. Penalties also laid down a blueprint for the future actions after considering the ideas for the roadmap ahead। बराबर, उन्होंने कुछ ब्लूप्रिंट भी तैयार की है। ओके, उन्होंने बताया कि हमको क्यों नेचुरल फार्मिंग करनी चाहिए, हमको क्यों प्रमोट करना चाहिए नेचुरल फार्मिंग को। रुपीस 1584 करोड़ नेशनल मिशन ऑन द नेचुरल फार्मिंग, ड्यू टू द केमिकल फार्मिंग द सॉइल फर्टिलिटी इज गेटिंग इरोडेड। नेचुरल फार्मिंग के लिए कितना पैसा अलोकेट किया गया है? 1584 करोड़, बराबर, क्योंकि केमिकल फार्मिंग से सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इरोड होती है। ऑल्सो क्लाइमेट चेंज इज डिक्लाइनिंग द ऑर्गेनिक कार्बन इन द सॉइल। So, in order to meet these serious challenges, we have to promote the natural farming, which is beneficial for the environment, right? The central government is already making the efforts towards this and has readopted the Indian natural farming system for the agriculture, which is an ancient technique used by the farmers for the फार्मिंग। पहले पहले के ज़माने में फार्मर्स यही टेक्निक को यूज़ करते थे, नेचुरल फार्मिंग को, लेकिन धीरे धीरे प्रोडक्ट जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, लोगों की डिमांड बढ़ती गई, इसलिए फार्मर्स प्रोडक्शन को जल्दी निकालने के लिए फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज़ करने लगे, राइट। नाउ ड्यूरिंग द कॉन्क्लेव ऑन नेशनल मिशन ऑन द नेचुरल फार्मिंग एज अ सेपरेट स्कीम विद एन एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 15,084 करोड़, 1584 करोड़ वॉज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। द डिटेल्स ऑफ द स्कीम आर येट टू बी रिलीज। और ये कॉन्क्लेव के एंड के अंदर एक नेशनल मिशन ऑन द नेचुरल फार्मिंग लॉन्च किया गया। कितना पैसा अलोकेट किया गया उसके लिए? 1584 करोड़। उसकी डिटेल अभी रिलीज नहीं की है, बराबर ना। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर की बात करूँ तो उसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। उसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? कैलाश चौधरी, बराबर ना। ओके, तो आपको आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे समझ में आया होगा कि नेशनल कॉन्क्लेव ऑन द सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली के अंदर, बराबर। और किसके द्वारा कौन इसके अंदर चीफ गेस्ट था? तो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर उसके अंदर चीफ गेस्ट था। उसके अलावा ये वर्ल्ड सॉइल डे के ऊपर ये कॉन्क्लेव हुआ था। वर्ल्ड सॉइल डे का जो कैंपेन है वो क्या रखा गया था? सॉइल्स विद द फूड बिगिंस, इसका कैंपेन रखा गया था। और अगर मैं इस कॉन्क्लेव के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया गया है कि क्यों नेचुरल फार्मिंग इंपॉर्टेंट है, पहले के ज़माने में कैसे नेचुरल फार्मिंग करते थे और वो सॉइल के हेल्थ के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। और एक मिशन लॉन्च किया गया है, नेशनल मिशन ऑन द नेचुरल फार्मिंग, बराबर ना। कितना करोड़ का? 1584 करोड़ का, बराबर ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा।
इस कॉन्क्लेव के दौरान। ओके, तो आई थिंक इस न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, अगर मैं एफर्ट्स प्रमोटिंग द नेचुरल फार्मिंग की बात करूं तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु have made many innovations to promote the natural farming. In 2021, an additional area of the 4.78 lakh hectares has been brought under natural farming in the 17 states. Under the National Gange program, under the Namami Gange program, the project of the natural farming is going on along the banks of the Ganga. The Indian Council of the Agriculture Research and all Krishi Vigyan Kendras, central and state agriculture universities and college are also making the efforts to promote the natural farming. In two phases, more than 22 crore soil health cards have been distributed to the farmers across the India. बराबर ना? तो नेचुरल फार्मिंग के लिए हम बहुत ही पहले से एफर्ट्स लगा रहे हैं और ये जो पर्टिकुलर स्टेट्स है बराबर इंक्लूडिंग द गुजरात बराबर वो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं नेचुरल फार्मिंग के लिए। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली मेघालय ने टॉप किया है स्टेट्स इन द एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड के अंदर। उसके बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द 77th राउंड ऑफ द सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चर हाउस होल्ड इन द रूरल एरिया ऑफ द इंडिया, मेघालय टॉप द लिस्ट ऑफ द एवरेज मंथली इनकम पर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड। कौन सी स्टेट के अंदर एग्रीकल्चर हाउस होल्ड, एक परिवार की जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है और उसकी इनकम सबसे ज़्यादा है, कौन से स्टेट के अंदर? मेघालय के अंदर। कौन से रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? 77th राउंड ऑफ द सिचुएशन असेसमेंट सर्वे। सिचुएशन असेसमेंट सर्वे रिपोर्ट कौन लॉन्च करता है? नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस लॉन्च करता है, राइट। ओके, एंड ये नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में काम करता है, बराबर ना। और ये जो डेटा उसने निकाला है ना, वो जनवरी 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक का उसने सर्वे किया है। और यहाँ पे जो फार्मर्स की जो इनकम है वो कौन से क्रॉप सीजन में उन्होंने पाक उगाया है और उसके माध्यम से उनको इनकम हुई है। तो एग्रीकल्चर ईयर जो जुलाई 2018 से जून 2019 के अंदर जो इनको इनकम हुई ना बराबर, वो इनकम को यहाँ पे काउंट किया गया है, राइट। ओके, तो यहाँ पे एक एग्रीकल्चर परिवार की जो खेती लायक एक्टिविटी के साथ जुड़ा हुआ है बराबर ना, तो उसकी सबसे ज़्यादा इनकम मेघालय के अंदर है। एक एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की इनकम यहाँ पे मंथली 29,348 रुपीज़ है। उसके बाद पंजाब के अंदर सेकंड नंबर पे 26,701 रुपीज़ और हरियाणा के अंदर में 22,841 रुपीज़। इसीलिए यहाँ पे इन तीन स्टेट्स के अंदर ज़्यादा फार्मर्स है, बराबर ना। और अगर मैं ये एग्रीकल्चर इनकम के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है तो उसके अंदर वेजेस इंक्लूड किया गया है, इनकम फ्रॉम द लीजिंग आउट ऑफ द लैंड, अगर कोई खेती लायक ज़मीन रेंट पे दी है बराबर उसकी भी इनकम को यहाँ पे काउंट किया गया है, नेट रिसीव फ्रॉम द क्रॉप प्रोडक्शन, नेट रिसीव फ्रॉम द फार्मिंग ऑफ द एनिमल्स एंड नेट रिसीव फ्रॉम द नॉन फार्म बिजनेस, बराबर ये सभी का यहाँ पे इनकम को एडिशन किया गया है, बराबर ना। ओके, यहाँ पे टेबल पे मैंने टॉप 10 स्टेट्स के जहाँ पे एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की इनकम ज़्यादा है बराबर ना 2019 के अंदर उसका लिस्ट यहाँ पे दिखाया है कि मेघालय के अंदर सबसे ज़्यादा इनकम आती है मंथली इनकम एग्रीकल्चर हाउस होल्ड की। और यहाँ पे 10th नंबर पे है अपना गुजरात 12,631 रुपीज़, बराबर ना। तो ये 10th नंबर पे, तो बाकी सोचो जो लास्ट नंबर पे जो हमारा कोई स्टेट या यूनियन टेरिटरी होगा कितना कम होगा बराबर ना पर मंथ एक परिवार का इनकम एग्रीकल्चर एक्टिविटी से, बराबर ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स लॉन्च किया गया 2022 का एडिशन। और उस इंडेक्स को टॉप किसके द्वारा किया गया है? नॉर्वे के द्वारा, राइट। और इंडिया का रैंक 110वां है और पुडुचेरी टॉप्स इन इंडिया। अगर मैं इंडिया के अंदर जो स्टेट लेवल पे बात करूँ, स्टेट और यूनियन टेरिटरी लेवल पे, तो इस इंडेक्स को टॉप किया है पुडुचेरी के द्वारा, बराबर ना। तो इसके बारे में, इस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। द इंस्टीट्यूट फॉर द कॉम्पिटिटिवनेस रिलीज द एनुअल 2022 सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स विच वॉज पब्लिश बाय द सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव। देखो, ये सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स नाम से ही पता चलता है कि हर एक कंट्री के द्वारा कितना सोशल प्रोग्रेस किया गया। यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी को ध्यान में नहीं रखा जाता, लोगों की सोशल प्रोग्रेस कितनी ही उसका यहाँ पे मेजरमेंट किया गया है, बराबर ना, राइट। और ये वर्ल्ड लेवल पे रिपोर्ट कौन तैयार करता है? सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव, राइट। तो
इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने 110वां रैंक हासिल किया है। उसका स्कोर कितना है 60.19 बराबर ना। और इंडिया कौन से कंट्रीज़ के अंदर है, टायर 4 कंट्रीज़ के अंदर बराबर। ओके, अभी सबसे पहले तो बात करूँ कि यहाँ पे इस इंडेक्स के अंदर सभी कंट्रीज़ को अलग अलग टायर के अंदर डिवाइड किया गया है। टोटल 6 टायर के अंदर डिवाइड किया गया है बराबर ना। टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, टायर 5 और टायर 6। यहाँ पे टायर्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है कि जो हाई नेटवर्थ कंट्री है, जिसकी इनकम ज़्यादा है, वो टायर 1 बराबर, और जिसकी सबसे कम इनकम है बराबर वो टायर 6 कैटेगरी के अंदर। तो टायर 1 कंट्रीज़ के अंदर सबसे टॉप पे कौन है, नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड। जिसकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है उसको टायर 1 में रखा गया। और टायर 1 में भी टॉप 3 में कौन है, नॉर्वे, डेनमार्क और फिनलैंड, जहाँ पे सबसे ज़्यादा सोशल प्रोग्रेस हुआ है। टायर 2 के अंदर 21 नंबर पे स्पेन, 22 नंबर पे इटली और 23 नंबर पे सीचिया बराबर ना। अभी देखो ये टायर 2 के अंदर टॉप 3 कंट्रीज़ है मतलब, लेकिन ग्लोबल लेवल पे उनका रैंक है 21, 22 और 23। फिर टायर 3 के अंदर टॉप 3 है रशिया, इक्वेडर और बेलारूस, और ग्लोबल लेवल पे 59, 60 और 61। टायर 4 के अंदर टॉप घाना, एल सल्वाडोर और मोरक्को है 98, 99 और 100 नंबर पे रिस्पेक्टिवली। लेकिन इंडिया का रैंक टायर 4 के अंदर कितना है, 110। टायर 5 के अंदर कोटी दी आइवरी, नाइजीरिया और लोसोथो टॉप पे है, टॉप 3 के अंदर 127, 128, 129। और टायर 6 के अंदर टॉप 3 नाइजर, बुरुंडी और कॉन्गो 159, 160 और 161। टोटल 169 कंट्रीज़ का यहाँ पे सर्वे किया गया है, 169। और सबसे लास्ट में है साउथ सूडान। साउथ सूडान इज द लास्ट बॉटम बराबर ना। ओके, तो हाँ, तो ये तो रही कंट्रीज़ की बात। लेकिन हर एक कंट्री के अंदर स्टेट लेवल पे भी यहाँ पे सोशल प्रोग्रेस कितना हुआ है उसका भी मेजरमेंट किया गया है। और इसके लिए ये जो सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव ने, अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया के स्टेट लेवल पे सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स को मेज़र करने के लिए उसने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ पार्टनरशिप की है। किसके साथ, हाँ ओके, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस बराबर ना। तो देखो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ग्लोबल लेवल पे कौन लॉन्च करता है ये इंडेक्स, तो सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव बराबर। और इंडिया लेवल पे कॉम्पिटिटिवनेस इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस बराबर ना। तो ये इंडिया लेवल पे इसने पार्टनरशिप की है भारत के साथ, इस संस्था के साथ बराबर ना। कि भाई वो इंडिया नेशनल लेवल पे भारत के अंदर हर एक राज्य का सोशल प्रोग्रेस मेजर करे बराबर ना। और फिर उसका रिपोर्ट तैयार करे बराबर ना। तो यहाँ पे सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के अंदर 3 डायमेंशंस के अंदर यहाँ पे इंडिया को स्कोर मिला है। एक्चुअली सभी कंट्रीज़ को और कंट्रीज़ के अंदर सभी स्टेट्स को यहाँ पे 3 मेन डायमेंशंस के अंदर मेज़र किया जाता है कि भाई बेसिक ह्यूमन नीड्स आपके वहाँ पे कितनी मिलती है बराबर ना। बेसिक ह्यूमन नीड्स मतलब परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट इन द टर्म्स ऑफ द न्यूट्रिशन एंड बेसिक मेडिकल केयर, वाटर एंड सैनिटेशन, पर्सनल सेफ्टी एंड शेल्टर बराबर। लोगों को कितना मिलता ही है सब चीज़ें बराबर ना। तो उसके अंदर भारतीय स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बात करो कितना स्कोर है 73.80 बराबर। फिर फाउंडेशन ऑफ द वेल बीइंग, तो फाउंडेशन ऑफ द वेल बीइंग मतलब इट इवेल्युएट्स द प्रोग्रेस मेड बाय द कंट्री अक्रॉस द कंपोनेंट्स ऑफ द एक्सेस टू द बेसिक नॉलेज, एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, हेल्थ एंड वेलनेस, एनवायरमेंट क्वालिटी बराबर ना। तो ये सभी का एक्सेस कितना मिलता है फाउंडेशन ऑफ द वेल बीइंग के लिए। आपको नॉलेज चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कम्युनिकेशन चाहिए बराबर ना। तो इसके अंदर हमारा स्कोर कितना है 52। और थर्ड है अपॉर्चुनिटी, इट फोकस ऑन द पर्सनल राइट्स, पर्सनल फ्रीडम, चॉइस, इंक्लूसिवनेस, एक्सेस टू द एडवांस एजुकेशन बराबर ना। तो ये अपॉर्चुनिटी, तो ये 3 मेन कैटेगरी को यहाँ पे एसेस किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव्स के द्वारा। और यहाँ पे हर एक स्टेट को आइडेंटिफाई किया, मेज़र किया गया है और उनके उसके खिलाफ मतलब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रैंकिंग तैयार किया गया है बराबर ना। ओके, और अगर मैं रैंकिंग की बात करूँ तो यहाँ पे अगेन स्टेट्स को नेशनल लेवल पे 6 कैटेगरी के अंदर बांटा गया है बराबर ना।
यहाँ पे जहाँ पे सबसे ज़्यादा सोशल प्रोग्रेस हुआ है बराबर उसको टायर 1 के अंदर, और जो सबसे कम सोशल प्रोग्रेस हुआ है बराबर उनको टायर 6 के अंदर। तो सबसे ज़्यादा सोशल प्रोग्रेस कहाँ पे हुआ है? पुडुचेरी के अंदर बराबर ना। और गुजरात का नंबर है इंडिया लेवल पे 22 अगर स्टेट्स की बात करूँ तो, जहाँ पे लोअर मिडल सोशल प्रोग्रेस हुआ है बराबर ना। तो यह आपको रिपोर्ट ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। और सोशल प्रोग्रेस इंपेरेटिव ग्लोबल लेवल पे और इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव इंडिया बराबर ना वो नेशनल लेवल पे ये सोशल प्रोग्रेस वाला रिपोर्ट निकालती है। गुजरात का रैंक 22 है स्टेट्स के अंदर, इंडियन टेरिटरीज के अंदर, और टॉप किसने किया है? पुडुचेरी के द्वारा बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है कि भूपेंद्र पटेल टेक्स ओथ फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम एज अ सीएम ऑफ द गुजरात। उनके बारे में बात करते हैं कि भूपेंद्र पटेल, द मेंबर ऑफ द बीजेपी, was sworn in by the governor Acharya Devvrat as the 70th chief minister of the Gujarat during a ceremony held in the Gandhinagar, Gujarat. In the recently completed Gujarat Assembly election, पटेल वन द घाटलोडिया सीट। भूपेंद्र पटेल कौन से सीट से यहाँ पे इलेक्शन लड़े थे बराबर ना? घाटलोडिया सीट से। विद द लार्जेस्ट मार्जिन ऑफ द 1.92 लाख वोट्स ही विल सर्व एज द सीएम ऑफ द गुजरात फॉर द सेकेंड ईयर इन द रो। He was sworn in as a CM for the first time on the 13 September 2021, replacing the विजय रूपाणी लीड स्टेट गवर्नमेंट बराबर ना। उन्होंने विजय रूपाणी को रिप्लेस करके 13 सितंबर 2021 के अंदर पहली बार सीएम का ओथ लिया था, और ये दूसरी बार बने हैं बराबर ना। और वो कौन सी सीट से लड़े थे? वो घाटलोडिया सीट से बराबर ना। ओके, और ये 70 चीफ मिनिस्टर है गुजरात के। अगर मैं की पॉइंट्स के बारे में बात करूँ तो रूलिंग बीजेपी वॉन अ रिकॉर्ड 7th टर्म इन द रिसेंटली कंक्लूडेड गुजरात असेंबली इलेक्शन 2022, then garnering 156 ऑफ द टोटल 182 लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स। टोटल 182 सीट्स में से 156 तो बीजेपी के पास आई। टोटल 7th कंसेक्यूटिवली टाइम बीजेपी यहाँ पे जीती है गुजरात के अंदर। और कांग्रेस वन 17 कंस्टिट्यूंसीज वाइल द आम आदमी पार्टी ओनली 5 बराबर ना। ओके बराबर। और 16 अदर मिनिस्टर्स बराबर ना इंक्लूडिंग द 8 कैबिनेट रैंक वेर ऑल्सो स्वर्न इन, वो भी पहली बार शपथ लेंगे। और गुजरात स्टेट काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स कैन हैव 27 मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर बराबर ना। गुजरात स्टेट काउंसिल के अंदर कितने मिनिस्टर्स हैं? 27 चीफ मिनिस्टर को काउंट करके, और उसमें 16 वो शपथ लेंगे बराबर ना। ओके, और उनमें से 16 ने शपथ लिया है। ओके, पीएम नरेंद्र मोदी एंड यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह वेर अमंग द सिग्निफिकेंट बीजेपी लीडर्स बराबर हु वेर प्रेजेंट ड्यूरिंग द oath taking ceremony. According to the Article 164 of the Indian Constitution, the Chief Minister shall be appointed by the Governor, and the other ministers shall be appointed by the Governor on the advice of the Chief Minister, and the minister shall hold office during the pleasure of the Governor. बराबर ना। अगर मैं गुजरात के बारे में बात करूँ तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, गवर्नर आचार्य देवव्रत। कि अगर मैं यहाँ पे जूलॉजिकल पार्क की बात करूँ तो सक्करबाग जू, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जूलॉजिकल गार्डन जिसको सरथाना नेचर पार्क भी बोलते हैं, नारायण सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, गागा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है गुजरात के अंदर बराबर ना। और आर्टिकल 164 के अकॉर्डिंग चीफ मिनिस्टर को ओथ कौन दिलवाता है? गवर्नर। और उनके जो अदर मिनिस्टर्स हैं उनको भी ओथ दिलवाते हैं गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। ओके फ्रेंड्स। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली विजय हजारे ट्रॉफी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, पर उसमें सौराष्ट्र जीता है महाराष्ट्र को बीट करके बराबर ना। उसके बारे में बात करते हैं। तो सौराष्ट्र वन द विजय हजारे ट्रॉफी 2022 टाइटल बाय डिफीटिंग द महाराष्ट्र बाय द 5 विकेट्स बराबर ना। और इन द फाइनल हेल्ड एट द नरेंद्र मोदी स्टेडियम, कहाँ पे आया है? मोढेरा अहमदाबाद के अंदर बराबर ना। तो सबसे पहले विजय हजारे ट्रॉफी 2022 का एडिशन कौन जीता? सौराष्ट्र जीता। किसको हराया फाइनल के अंदर? महाराष्ट्र को। और ये मैच फाइनल का कहाँ पे हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पे है? मोढेरा गुजरात के अंदर बराबर ना, अहमदाबाद के अंदर। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 द 21st एडिशन ऑफ द सीनियर मेंस 50 ओवर क्रिकेट टूर्नामेंट वॉज हेल्ड फ्रॉम द 12th नवंबर टू द 2nd December with 38 teams competing in the 136 मैचेस बराबर ना। इट इज द सेकंड विजय हजारे ट्रॉफी विक्ट्री फॉर द सौराष्ट्र। सौराष्ट्र अभी तक 2 बार ये विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। सौराष्ट्र ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता था 2007-8 के अंदर, और वहाँ पे फाइनल में कौन था उसके बाद? सामने बंगाल बराबर ना। और सौराष्ट्र के कैप्टन कौन थे? जयदेव उंडकट बराबर ना। अगर मैं रिकॉर्ड्स के बारे में बात करूँ इस टूर्नामेंट के अंदर
तो शेल्डन जैक्सन स्कोर्ड एन अनब्रोकन 133 रन्स of 136 balls, which helped the Saurashtra to defeat the Manas in the final. Ruturaj Gaikwad set a milestone by becoming the first cricketer to score a 4 centuries in the single विजय हजारे ट्रॉफी सीजन ट्वाइस, बराबर ना। तो 2 बार उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर 2 बार उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ ने 4 सेंचुरीज लगाई है, बराबर ना, कंटिन्यूअसली। विथ 1200 इन द विजय हजारे ट्रॉफी, ऋतुराज गायकवाड़ गोज पास्ट रॉबिन उथप्पा टू बिकम द प्लेयर विद द मोस्ट हंड्रेड्स इन द विजय हजारे ट्रॉफी हिस्ट्री, बराबर ना। तो टोटल विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर ऋतुराज गायकवाड़ ने 12 सेंचुरीज लगा दी है, बराबर ना, और उन्होंने रॉबिन उथप्पा का रिकॉर्ड तोड़ा है। और विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाने वाले कौन बन गए हैं? ऋतुराज गायकवाड़। इट वॉज हिज थर्ड कंसिक्यूटिव सेंचुरी, फॉलोइंग अ डबल सेंचुरी एंड अ फाइन 168 इन द नॉकआउट्स, बराबर ना। इन द विजय हजारे ट्रॉफी फाइनल, ऋतुराज गायकवाड़ स्मैश अ ब्रिलियंट सेंचुरी अगेंस्ट द सौराष्ट्र, बराबर ना। तो उन्होंने एक्चुअली ऋतुराज गायकवाड़ महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, बराबर ना। उन्होंने सेंचुरी भी लगाई थी सौराष्ट्र के सामने, लेकिन वो हार गए, राइट, ओके। और ये पूरे टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज़्यादा रन किसने मारे? नारायण जगदीशन, बराबर। और मोस्ट विकेट्स किसने ली? वासुकी कौशिक, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? कर्नाटका से, बराबर ना। तो थोड़ी सी विजय हजारे ट्रॉफी गुजरात के अंदर हुई है, उसका फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर हुआ था, बराबर ना। और कौन जीता? सौराष्ट्र। महाराष्ट्र को बीट किया। ऋतुराज गायकवाड़ के कुछ रिकॉर्ड्स को आपको याद रखना है, बराबर ना। एंड यस, मोस्ट रन किसने लगाए हैं विजय हजारे ट्रॉफी के अंदर? नारायण जगदीशन, बराबर ना। और मोस्ट विकेट्स वासुकी कौशिक, बराबर ना, जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। अगर मैं विजय हजारे ट्रॉफी की बात करूं, तो विजय हजारे ट्रॉफी इज ऑल्सो एज अ रणजी वनडे ट्रॉफी, was started in the 2002-3 as a limited overs cricket domestic competition involving the state teams from the Ranji Trophy organized by the BCCI, बराबर ना। It is named after the legendary Indian cricketer Vijay Hazare, and Tamil Nadu is a most successful team having won the trophy 5 times, बराबर ना। सौराष्ट्र ने दूसरी बार जीता है, तमिलनाडु 5 बार ही जीता विजय हजारे ट्रॉफी, बराबर ना, ओके। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।